हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक नया बुक रिव्यू, प्रोजेक्ट हेल मैरी का बाय एंडी वियर। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक इंट्रो अबाउट बुक एंड इट्स ऑथर। ये बुक एंडी वियर ने 2021 में लिखी थी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। ऑलमोस्ट 470 पेज के ऊपर है इसकी टोटल लेंथ, और ये बेस्ट सेलर रह चुकी है। गुड रीड्स में इसके ऑन एन एवरेज रिव्यू हैं 4.51। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस बुक का मूवी एडेप्टेशन आ रहा है 2026 में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग ये बुक होने वाली है। नाउ कमिंग टू ऑथर, एंडी वियर जो एक इंजीनियर थे और उनका स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस ऑडिसी इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट था। बेस्ड ऑन दैट ही लेटर ऑन बिकेम एन राइटर। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रो अबाउट बुक एंड ऑथर। इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट मेजर थीम्स, तो ये बुक मेजर थीम्स पे डिपेंडेंट है। वो हैं सेक्रीफाइस, इसके अलावा है कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप और स्पेस ट्रैवल, ऑफ कोर्स ये बात है। एंड देन वी हैव द सर्वाइवल थिंग। सो इट्स सर्वाइवल, सेक्रीफाइस, स्पेस कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, नॉट स्पेस कंपेनियनशिप, जस्ट कंपेनियनशिप एंड स्पेस ट्रैवल। सो ये इसकी कुछ मेजर थीम होने वाली हैं बुक की। नाउ कमिंग ऑन टू द इनिशियल रिव्यू ऑफ द बुक, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की स्टोरी है जो somehow he end up being a middle school teacher, from microbiologist to middle school teacher to astronaut। तो काफ़ी फास्ट पेस्ड स्टोरी है, और इसके दौरान जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है दैट इज़ ऑल्सो सुपर गुड, आई वुड से वन ऑफ द टॉप नॉच। फास्ट पेस्ड है, कैरेक्टर है जो काफ़ी विटी और ह्यूमरस है। तो उसकी जो सेल्फ टॉक होगी थ्रू आउट द बुक, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा सिंस इट इज़ अ साइंस फिक्शन, तो ये काफ़ी हैवी है साइंस टर्मिनोलॉजी को लेके, लेकिन काफ़ी जगह इसको बहुत सिंप्लीफाई करके करने की कोशिश की गई है। जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कई चीज़ों की, तो उसके हिसाब से इट इज़ गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोरी की डेप्थ बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हो इट्स अ 470+ पेजेस स्टोरी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड किया गया है। हाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेसिक a story of a young not young but a middle age microbiologist, कैसे वो अपने कुछ गलतियों की वजह से एक स्कूल टीचर बन जाता है, और कैसे सडनली एक सर्वाइवल मिशन पे उसे जाना होता है। सो ही बिकम्स अ एस्ट्रोनॉट। उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। तो इस तरीके की स्टोरी है साई-फाई। सो इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी सुपर लॉन्ग ऑल्सो। सो इसलिए इसकी जो मेन स्टोरी है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इट्स अ 30 चैप्टर लॉन्ग बुक। तो ईच पार्ट विल कंसिस्ट अ समरी ऑफ 10 चैप्टर्स। सो दैट्स हाउ विल स्टार्ट इट। सो लेट्स टेक ऑफ। तो पार्ट 1 की सेटिंग कुछ इस तरीके से है। इसमें आपको बुक की स्टार्टिंग में एक सेटअप प्रिपेयर किया गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि बुक है किस चीज़ के बारे में। तो बुक की स्टार्टिंग ऐसी होती है कि हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं रायलैंड ग्रेस उनका नाम है। तो थ्रू आउट द बुक एंड थ्रू आउट द समरी वी विल बी कॉलिंग हिम ग्रेस। तो ग्रेस एक स्पेसशिप में है, और जो स्पेसशिप है वो एक आउटर सोलर सिस्टम में है। इट मीन्स लाइक वो एक दूसरे सोलर सिस्टम में है, नॉट पार्ट ऑफ आर सोलर सिस्टम। और वो बहुत हैप हज़र्ड केस में स्टेट में है। मतलब कुछ सडनली उनको होश आया है एंड ही इज़ नॉट अवेयर उनकी सराउंडिंग के बारे में, और वो है कहाँ पे उसके बारे में भी उन्हें कुछ आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से स्टार्ट होता है। एंड देन जैसे वो क्या बोलते हैं इनको, बिगनिंग है बेसिकली बुक की, उसको होश आता है मेन कैरेक्टर को या ग्रेस को। तो उसे धीरे धीरे फ्लैशबैक आना शुरू होता है कि वाई ही इज़ हेयर, वाई ही इज़ इन द स्पेस, और वो एक शिप के अंदर क्या कर रहा है। तो इस तरीके से ये बुक थ्रू आउट द बुक देयर विल बी फ्लैशबैक्स एंड देयर विल बी प्रेजेंट स्टोरी। तो एक तरफ प्रेजेंट स्टोरी चलेगी, कुछ कुछ केस में जो हमारा मेन कैरेक्टर है रायलैंड ग्रेस, उसको फ्लैशबैक्स आने शुरू होंगे। तो थ्रू आउट फर्स्ट पार्ट उसको कुछ फ्लैशबैक्स में ये आइडिया होता है, ये धीरे धीरे याद आने लगता है कि वो इस स्पेसशिप पे क्या कर रहा है। उसका एक पर्टिकुलर मिशन है, और वो मिशन है अर्थ को बचाना। और अर्थ को बचाना किससे है? देयर इज़ अ आई वुड से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एस्ट्रोफेज के नाम से। और हो क्या रहा है कि वो अर्थ के सन को, मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है, करंट सोलर सिस्टम, उसके सन को दैट पर्टिकुलर एस्ट्रोफेज इज ईटिंग अवे। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा सोलर सिस्टम का जो सन है वो डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज़ डेप्रिशिएटिंग। और उसको सॉल्व करने के लिए या उसको फिक्स करने के लिए एक मिशन प्रिपेयर किया गया था
जिसका नाम था प्रोजेक्ट हेल मैरी। और प्रोजेक्ट हेल मैरी इस स्पेसशिप का नाम है, उस पूरे मिशन का नाम था प्रोजेक्ट हेल मैरी। और उस प्रोजेक्ट या उस मिशन के लिए रायलैंड ग्रेस को चूज़ किया गया था। अपार्ट फ्रॉम हिम इनके 2 क्रू मेंबर्स और होते हैं। वो जब इनको होश आता है स्टार्टिंग में, तब इनको पता चलता है कि दोनों क्रू मेंबर्स आर डेड। सो ही इज़ द ओनली सोल सर्वाइवर ऑन द स्पेसशिप। इसमें उनको थोड़ा ये रियलाइज़ भी होता है कि जो 3 डिफरेंट इनके क्रू मेंबर्स थे, टोटल 3 थे ये, इनमें से जिन 2 की डेथ हो गई वो अलग अलग एरियाज़ में एक्सपर्ट्स थे। सो अगर ये एज अ साइंटिस्ट या एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो वन ऑफ देम वाज इंजीनियर एंड द अनदर वन वाज द वन हु वाज वर्किंग, या फिर जैसे कि you could say the guy who was supposed to maintain food or the resources or supplies or everything। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट क्रू मेंबर्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बट अब वो सब सिर्फ सिंगल ग्रेस पे है। सो दैट्स हाउ द सेटिंग ऑफ फर्स्ट 10 चैप्टर्स इज। और जिस करंट सोलर सिस्टम में ये है वो है ताओ सेती। ताओ सेती पे ये क्यों है, कैसे पहुँचे हैं, उसके बारे में भी इनको फ्लैशबैक में धीरे धीरे ग्रेस को याद आता है कि जब ये लोग ढूंढ रहे थे अक्रॉस द सोलर सिस्टम, अक्रॉस द यूनिवर्स, कि ऐसा फिनोमिनन जो करंटली हमारे सोलर सिस्टम के सन के साथ हो रहा है वो कहीं और भी हो रहा है। तो थ्रू आउट द रिसर्च एंड एवरीथिंग नासा फाइंड्स आउट कि एक स्पेसिफिक सोलर सिस्टम है जहाँ पे ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एस्ट्रोफेज है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग द ताओ सेती सोलर सिस्टम। सो दैट्स हाउ ये प्लान बना कि समवन फ्रॉम अर्थ विल गो टू दैट सोलर सिस्टम। वो वहाँ पे फिगर आउट करेंगे, वहाँ पे खोज करेंगे कि ऐसा क्या है जहाँ से, जिस वजह से ये जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा, and then they will do research and bring the answers back to earth and save earth. So that's how the first part of the book is and that's how the setup is done. तो basically आपको एक आइडिया लग जाएगा इस चीज़ से कि ये बुक किस चीज़ पे होने वाली है, किस तरीके से। अब आप खुद ही सोचिए, अगर लेट्स से ऐसा आपके साथ होता है कि यू वेक अप वन डे सडनली एक हैपहज़र्ड केस में, स्टेट में, और एक स्पेसशिप के अंदर हैं, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो मेमोरी रिकॉल कि आप यहाँ पे हैं, क्यों, क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके फ्लैशबैक्स आने शुरू हुए एंड देन यू रियलाइज़ कि अच्छा आपको एक मिशन पे भेजा गया है, यू हैव टू सेव अर्थ एंड द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव, यू डोंट हैव एनी क्रू मेंबर्स विथ यू। तो दैट इज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये बुक, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप पढ़ेंगे सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड इट टू यू। ठीक है, तो इसी तरीके से दिस द फर्स्ट आई वुड से ओवरव्यू ऑफ पार्ट 1। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या देखते हैं कि ताओ सेती में ग्रेस पहुंच चुका है हेल मैरी के साथ। हेल मैरी इज़ द शिप, और सडनली ही रियलाइज़ कि अब वो वहाँ पे अकेला नहीं है, देयर इज़ अनदर शिप जो उनकी हेल मैरी के साथ में या पास में है। सो दैट्स हाउ द पार्ट 2 और द मिड ऑफ द बुक चैप्टर 11 to 20 किक्स ऑफ। और तभी हमें पता चलता है कि देयर आर अदर आई वुड से स्पीसीज़ जो हैं वो भी सेम इश्यूज़ के लिए आए हुए हैं ताओ सेती। एंड सच स्पीशीज़ इज़ एरेडियन। सो एरेडियंस आर फ्रॉम प्लेनेट एरेडिया, और वहाँ पे ग्रेस की मुलाकात होती है एक एलियन से जो कि बहुत ही इन टर्म्स ऑफ साइज़ काफ़ी ह्यूमंगस है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। और जो उसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रॉक फॉर्मेशन का है। मतलब अगर आप देखोगे तो कैसे समझाऊँ, मार्वल मूवी में जो स्टोन वाला कैरेक्टर ना, थोड़ा उस तरीके का, बट उससे थोड़ा सा मेटेलिक शेप्स में आप उसको कंसिडर कर लीजिए, जो थॉर रैग्नारॉक में था शायद। हाँ, थॉर रैग्नारॉक में उसका जो फ्रेंड था स्टोन वाला बंदा, तो कुछ उस शेप का बंदा है। और ग्रेस उससे जब मिलता है, मतलब इस मिड ऑफ द चैप्टर्स में इस तरीके से बताया गया कि किस तरीके से एक दूसरे को अप्रोच करता है। ऑफकोर्स सी बात है, आप स्पेस में अकेले हो, आपकी शिप में और कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम यू, एंड देन देयर इज़ अनदर शिप। तो आप ऐसा तो है नहीं कि जाके सीधा मिलने लग जाओगे, ये अर्थ तो है नहीं। तो सामने वाली स्पीशीज़ या दूसरी स्पीशीज़ एलियंस कैसे होंगे, क्या होंगे, हर एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में, दिल में डर तो रहता ही है कि भाई सामने से अटैक ना कर दे, ठीक है, या फिर कुछ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो जाए। तो उस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है कि कैसे उस चीज़ को ओवरकम करके ग्रेस अप्रोचेस। एंड जब वो पहली फर्स्ट टाइम उस बंदे को देखता है या मिलता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि ये पत्थर है, बंदा है क्या, मतलब ये सांस भी लेता है, बोलता भी है, क्या करता है। तो उस वक्त काफ़ी विटी मोमेंट्स होते हैं जब व्हेन ग्रेस टॉक्स टू हिमसेल्फ। अगर आप वो पर्टिकुलर डायलॉग्स पढ़ोगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ के।
तो उस वे में वो उसको नाम देता है रॉकी। तो थ्रू आउट द बुक द सेकेंड स्पीशीज़ और द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ दिस बुक, द मेन कैरेक्टर है ग्रेस और द सेकेंड वन इज़ रॉकी। तो ग्रेस और रॉकी की ये थ्रू आउट द बुक इज़ द स्टोरी, कैसे ये दोनों अपने अपने प्लैनेट्स को बचाने के लिए ताऊ सेती पहुँचते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो होती है, हाउ द डेवलपमेंट हैपन्स, कि अब जो एलियन है रॉकी है वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं बोलता। जैसे बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी मूवीज़ या दूसरी मतलब मोस्टली मूवीज़ या सीरीज़ देखोगे तो क्या होगा, एलियंस आएंगे अर्थ पे, या तो किसी की लैंग्वेज डाउनलोड कर लेंगे या किसी ह्यूमन का फॉर्म ले लेंगे और उनको दे सडनली स्टार्ट स्पीकिंग ह्यूमन लैंग्वेज। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे रॉकी की जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल, ही कांट स्पीक इन दैट वे द वे वी स्पीक, हमारे जैसे वो बात नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अब इसमें ये भी दिखाया है कि उनकी कम्युनिकेशन के गैप्स हैं। उन दोनों को चाहिए सेम चीज़, एस्ट्रोफेज से उन दोनों को बचाना है अपने अपने प्लैनेट्स को, अपने अपने सोलर सिस्टम को। बट अब दोनों का मोटिव सेम है, बट सम हाउ वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ये चीज़ एक दूसरे को कन्वे नहीं कर सकते। समझ रहे हैं कि दोनों क्यों आए हैं वहाँ पे, बट ये चीज़ कन्वे नहीं हो पा रही। तो आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि एक साइंटिस्ट के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए कितना हार्ड या डिफ़िकल्ट होगा इस चीज़ पे, सेम प्रोजेक्ट पे काम करना, व्हेन यू कांट स्पीक टू योर बडी और योर कलीग और द वन हु इज़ वर्किंग ऑन द सेम गोल। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सोचो तो कितना डिफ़िकल्ट है, और उस चीज़ को मिड ऑफ द बुक और मिड ऑफ द जो चैप्टर हैं, या फिर हम कहें पार्ट 2 में, ये चीज़ दर्शाई गई है कि किस तरीके से वो इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करते हैं, कैसे वो डेवलप करते हैं। तो इसमें ग्रेस अपना एक आइडिया लेके आता है म्यूज़िक टोन्स का। तो वो एक लैंग्वेज प्रिपेयर करता है, मतलब ही स्टार्ट यूजिंग म्यूज़िकल टोन्स टू कन्वे हिज मैसेज। वो अपनी बात करने के लिए या अपनी कोई भी एक मैसेज को बताने के लिए रॉकी को म्यूज़िक टोन्स का यूज़ करना शुरू कर देता है। और सिमिलरली वो वहाँ पे भी उसको म्यूज़िक टोन्स, ही कैन अंडरस्टैंड म्यूज़िक टोन्स। तो उस वे में अब ऐसा नहीं है कि लाला लाला किया और ही स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई हमें अब यहाँ जाना है वहाँ जाना है। बहुत माइन्यूट और बहुत ही बारीकी तरीके से अगर आप बुक पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज़ कि कितनी मेहनत करनी पड़ी उस बंदे को एक सिंपल कम्युनिकेशन चैनल ओपन करने के लिए बिटवीन 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चलता है कि इधर से सोल सर्वाइवर है ग्रेस अपनी शिप का, सामने से रॉकी भी अपनी शिप पे सोल सर्वाइवर है। अब जो डिफरेंसेस और भी हैं, एक तो मैंने जैसे आपको बताया उसका स्ट्रक्चर बहुत ही रॉकी फॉर्मेट का है, मैग्नेटिक और उस तरीके से मेटल काइंड ऑफ। दूसरी चीज़ वो ही इज़ अ इंजीनियर, वो अपनी शिप पे इंजीनियर था, एंड ही इज़ अ मार्वलस इंजीनियर, मतलब ही इज़ अ वेरी ग्रेट ब्रेन इन इंजीनियरिंग टाइप्स ऑफ थिंग, मतलब फिजिकल लेबर में ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पे ही इज़ गुड। और ग्रेस के साइड में ही इज़ ब्रेनी है बहुत, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही इज़ ग्रेट। तो दैट्स हाउ उनकी कंपेनियनशिप बन जाती है कि एक के पास दिमाग के, एक के पास दम बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स हाउ दे बोथ स्टार्ट एंगेजिंग विद ईच अदर, हाउ टू डेवलप अ वे जिससे कि वो अपने करंट सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। और व्हेन आई से करंट सिचुएशन, ये पार्ट 2 में बहुत, अगर आप देखोगे बहुत जगह दिखाया गया है कि एक बहुत ही ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप थ्रू आउट वंस यू गो ऑल द बुक एंड एवरीथिंग, यू विल रियलाइज़ कि इस बुक पे कितनी रिसर्च की गई है, इतनी माइन्यूट चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया ना, कि ऐसा नहीं है अगर आपको एलियन मिला आपने फटाफट काम किया आपका मिशन कंप्लीट हो गया, नहीं, इसमें हर एक चीज़ दिखाई गई, कौन सी चीज़ की पॉसिबिलिटी सही होने की है अगर 50%, तो 50% गलत होने की भी है, और वो गलत होती भी है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स वन गो कि टिक 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 सारे टिक बॉक्स हुए एंड देन एवरीथिंग हैपन्स हैप्पी एंडिंग, इस तरीके से नहीं गया वो। बहुत कोशिश करनी पड़ती है इन दोनों को, रॉकी एंड ग्रेस को, इतने फेलियर्स का इनको सामना करना पड़ता है, और उसके बाद जाके दे माइट रीच टू अ कंक्लूजन और अ रिज़ल्ट जो उनको चाहिए था। तो इस तरीके से थ्रू आउट द पार्ट 2 इन्होंने बताया है। इसके अलावा अब क्या होता है कि अब मैं ऑफकोर्स बात है सारे चैलेंजेस तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा लंबी और बड़ी बुक है, तो उस चीज़ के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ होती है कि ये लोग जब ताऊ सेती पहुँचते हैं और जब दोनों एक नॉट नियर परफेक्ट बट ठीक है कुछ लेवल तक का कम्युनिकेशन चैनल जब ओपन कर लेते हैं, तब ये एस्ट्रोफेज पे वर्क करना शुरू करते हैं, और तब उन्हें मिलता है ताओमीबा। ताओमीबा इज़ बेसिकली अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रेस और रॉकी डेवलप करते हैं इन देयर शिप यूजिंग द ताओ एटमॉस्फेयर। वो इसको
स्टेबल करने में काम आता है। जो एस्ट्रोफेज है दैट इज़ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताओ अमीबा अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एस्ट्रोफेज क्या करता है, सोलर एनर्जी होती है या एनर्जी वो करता है, व्हाट यू से कंज्यूम करता है, और ताओ अमीबा क्या करता है, एस्ट्रोफेज को कंज्यूम करता है। सो अब इसमें इनको रिलेशन निकालना है कि देयर इज़ एनर्जी, सोलर एनर्जी, देयर इज़ एस्ट्रोफेज एंड देन देयर इज़ ताओ अमीबा। किस तरीके से इस चीज़ को ये स्टेबल वे में लेके आएंगे, एंड दैट्स हाउ आई वुड से द पार्ट 2 डेवलप्स प्रोसीड्स। इसमें बीच बीच में फ्लैशबैक्स भी आते रहते हैं ग्रेस को, एंड देन ही रियलाइज़ कि किस तरीके से ये मिशन अर्थ पे कैसे स्टार्ट हुआ था। अगर आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट में ही आपको सब बता देंगे कि अर्थ पे ये कैसे मिशन स्टार्ट हो गया और हाउ ही लैंडेड इन ताओ सेती, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द बुक उसको फ्लैशबैक्स रहेंगे। बेसिकली क्या है कि एक कोमा इंड्यूस स्टेट में चला जाता है ग्रेस, नॉट जस्ट ही, उनके पूरी क्रू को एक कोमा इंड्यूस स्टेट में डाला जाता है जिससे कि वो ताओ सेती तक पहुंच सके। अब ताओ सेती एक जो सोलर सिस्टम है और हमारे करंट जो सोलर सिस्टम है, इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज़ 12 लाइट ईयर्स। तो आप सोच सकते हो 12 लाइट ईयर्स इज़ ह्यूमंगस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है। और उसमें इस जर्नी के दौरान ये डिसाइड किया जाता है ड्यूरिंग द मिशन प्रिपरेशन कि जो भी क्रू मेंबर्स होंगे हेल मैरी को, उनको कोमा में भेज दिया जाएगा, और जब वो उस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे तब वो उठेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, इतने लॉन्ग टाइम तक जब कोई इंसान कोमा में रहता है तो उसको एमनीशिया की दिक्कत होने लग जाती है। ही कैन नॉट रिकॉल एवरीथिंग इमीडिएटली, इंस्टेंटली कुछ नहीं आएगा। सो दैट्स वाई ग्रेस को इस थ्रू आउट द बुक में ये एमनीशिया वाला इशू दिखाया गया है कि उसको धीरे धीरे पार्ट्स में फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, और फ्लैशबैक्स के थ्रू ही रियलाइज़ कि ठीक है मिशन कैसे स्टार्ट हुआ था और किस तरीके से प्रिपरेशन की गई थी, क्या क्या चॉइसेस मेक हुई थी जब इस मिशन पे आना था उससे पहले। एंड ही वॉज नॉट इवन द फर्स्ट चॉइस। इसमें कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं, साइड कैरेक्टर्स, जिनकी बात हम बाद में करेंगे। तो कैसे किस तरीके से ग्रेस बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस होल 3 मेंबर क्रू, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो पार्ट 2 में दिखाई गई हैं थ्रू फ्लैशबैक्स। और पार्ट 2 में ये भी है मिड ऑफ द चैप्टर्स कि किस तरीके से इनकी जो कंपेनियनशिप या इनकी जो फ्रेंडशिप है बिटवीन रॉकी एंड ग्रेस वो कैसे इंक्रीज़ कैसे बढ़ती है, कैसे डेवलप होती है। और ऐसा नहीं है कि दोनों मिल गए और सेम चीज़ पे काम कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, ऐसा भी नहीं है। दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, देन ग्रेस इज़ नॉट दैट पावरफुल फिजिकली, मतलब एक एज ए ह्यूमन। अब ये तो है नहीं कि एक 100 टन का कंटेनर उठा देगा, ठीक है, या फिर स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन चला जाएगा। तो कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे हैं, सिमिलरली कुछ लिमिटेशंस उसकी तरफ रॉकी की साइड भी हैं। तो इसको बहुत ही अनोखे अनोखे तरीके से दिखाया है ऑथर ने, एंड दैट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप ये देखोगे इट्स नॉट जस्ट अबाउट, इस पूरी बुक में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इश्यूज़ पे फोकस किया गया है। आप एक पर्टिकुलर सिंगल ह्यूमन हु इज़ उसके जो कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे सोलर सिस्टम को, ऑलमोस्ट पूरे सोलर सिस्टम को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसका इमोशनल टोल क्या होगा, उसका साइकोलॉजिकल टोल क्या होगा, साइकोलॉजिकल टोल क्या होगा, और इमोशनल साइकोलॉजिकल मेंटल ब्रेकडाउन भी होने लग जाता है कुछ केसेस में। और देन ऑफ कोर्स इसके साथ आपके पास एमनीशिया भी है, तो आपको हर चीज़ याद भी नहीं आ रही इमीडिएटली। अब कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे दे आर टेस्टिंग, वर्किंग ऑन समथिंग, और मतलब उसको जो चीज़ या जो डिसीजन लेना है या जो एक्शन लेना है उसको पता है क्या लेना है, बट वो उसके दिमाग में बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि ज़ुबान तक आ रहा है बट सब बाहर नहीं निकल रहा, वो वाली चीज़ है। अब लेट्स से दे आर एक्सपेरिमेंटिंग A+B, और उसको पता है कि A क्या लेना है, ही नोज, B क्या लेना है उसको याद है, बट वो समझ नहीं पा रहा या फिर उस चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके की सिचुएशंस की गई हैं और बनाई गई हैं, तो दैट इज़ सुपर कमेंडेबल। तो दैट्स हाउ होल पार्ट 2 और द मिड ऑफ द चैप्टर्स प्रोसीड इन द बुक। स्टार्ट करते हैं हम। एक फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ग्रेस की स्टोरी चलेगी, सेकंड पार्ट में रॉकी की एंट्री होगी, इन दोनों का डेवलपमेंट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से। अब ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टिंग में आती दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होने लग जाएगा, बट वही चीज़ है, अगर आप पढ़ोगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि किस तरीके से रिलेशंस इनके बिल्ड हो रहे हैं एज अ फ्रेंडशिप। सो दैट्स हाउ द मेजर चंक ऑफ द बुक गोज़। नाउ कमिंग ऑन टू पार्ट 3। पार्ट 3 में लास्ट चैप्टर 21 to 30, लास्ट 10 चैप्टर्स में अब क्या होगा कि बुक इस लेवल तक पहुंच गई है जहाँ पे उनकी जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट सीमलेस बिटवीन रॉकी एंड ग्रेस।
बट उसके साथ साथ अब कॉम्प्लेक्सिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं, अब इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं कि दोनों को काफ़ी टाइम हो चुका होता है अपने अपने शिप्स पे या मतलब इन स्पेस, तो उनको रिसोर्स क्रंच आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उनके पास जो डाइट है या जो फूड है, मतलब बेसिकली सप्लाईज़ हैं, अब वो भी तो लिमिटेड हैं, ऐसा तो है नहीं कि दे कैन लिव देयर फॉर एवर। तो वो चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि रॉकी की आपको बैकग्राउंड स्टोरी पता चलने लगती है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन बहुत सीमलेस है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत इजीली दे कैन टॉक टू ईच अदर, मतलब थ्रू म्यूजिकल टोन्स ओनली, सॉरी। तो उससे फिर हमें पता चलता है कि रॉकी किस तरीके से एक सोल सर्वाइवर था अपनी शिप पे जो बचा था, और करंटली उसका जो प्लेनेट है उसमें क्या इशू आ रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एस्ट्रोफेगी है, मतलब जो एस्ट्रोफेज है, हमारे सोलर सिस्टम में क्या था कि ही और शी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यार, दैट एस्ट्रोफेज इज ईटिंग सन। ठीक है, वो सन को डिवावर कर रहा है, बट रॉकी के प्लेनेट पे उसके प्लेनेट को ही डिवावर कर रहा है, क्योंकि उसको कहीं और से एनर्जी नहीं मिल रही, तो अनस्टेबल होता जा रहा है उनका प्लेनेट, और जो एस्ट्रोफेज है वो उनके प्लेनेट को डिवावर करने लग रहा है। तो इस वजह से उनकी जितनी भी ये इंजीनियरिंग स्किल वर्क है जो पूरे एरिडिया का, मतलब रॉकी के थ्रू हमें बाद में पता चलता है कि उनके पूरे प्लेनेट पे एवरीवन इज़ सुपर स्किल्ड इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो इस वजह से अब वहाँ पे जो इनकी पावर्स या इनकी जो भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी उस पर्टिकुलर प्लेनेट को सपोर्ट किया जाता है, वो डिसबैलेंस हो रही है। So that's how it becomes very critical for Rocky also to get a solution. अब ताओ मीबा, जैसे पार्ट 2 में हमने बताया था कि ताओ मीबा ने डिस्कवर कर लिया था रॉकी ने और ग्रेस ने, जो कि एस्ट्रोफेज को कंज्यूम कर सकता है। बट वहाँ पे इशू क्या आता है, अगेन टेस्टिंग्स होती हैं, चैलेंजेस हैं, सारे टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं होती। तो देन दे रियलाइज़ कि जो एस्ट्रोफेज है उसका व्हाट यू से लाइफ साइकिल है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, और ताओ मीबा की लाइफ साइकिल भी बड़ी डिफरेंट है। सो पार्ट 3 में बेसिकली ये है कि इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो उधर रॉकी का प्लेनेट है एरिडिया, वो बर्बाद हो जाएगा, और इधर जो ग्रेस है, ग्रेस का इशू ये नहीं है कि अर्थ या फिर हमारा सोलर सिस्टम बर्बाद हो रहा है, उसका मेन कंसर्न ये है कि उसके शिप का फ्यूल ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसके पास सप्लाईज़ ख़त्म हो रहे हैं, उसके पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है, धीरे धीरे करके उसकी जो शिप है उसके पार्ट्स भी ख़राब और डिग्रेड होने शुरू कर रहे हैं ड्यू टू मल्टीपल फेलियर्स इन बिटवीन। कि अब जैसा आपने देखा होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन की जितनी मूवीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं इंजन में आग लगी होती है, कहीं किसी का कुछ टूट जाता है, कोई पाइप फट जाता है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो पार्ट 3 में अब इनका रेस अगेंस्ट टाइम वाली बात हो जाती है कि ना फटाफट सोल्यूशन करना है, और सडनली फिर एक जो आई वुड से मेजर जो ट्विस्ट आता है दैट इज़ ऑलमोस्ट इन चैप्टर 28-29, हाँ 28-29 में बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है कि इट्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक रॉकी का शिप ख़राब हो जाता है, इट्स टोटली वर्थलेस यूजलेस, तो रॉकी आ जाता है ग्रेस के शिप में। ठीक है, अब क्या होता है, ग्रेस के पास शिप है, तो अब वो चीज़ हो गई, रॉकी को अपना प्लेनेट बचाना है, ग्रेस को अर्थ बचाना है, बट शिप एक है। तो हेयर इज़ अ ट्विस्ट कि अब ग्रेस किसका सपोर्ट करेगा, मतलब वो खुद बचाएगा या खुद वापस जाएगा, या फिर वो ग्रेस रॉकी की प्लेनेट को बचाएगा। और मैं सही बता रहा हूँ, आप इस पॉइंट तक जब तक पहुँचोगे ना, इट्स डेफिनेटली अ पेज टर्नर बुक। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बीच में छोड़ दो या फिर ठीक है बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना शुरू करोगे ना, इट इज़ सो व्हाट यू से, मेरे को ईजीली एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं मिल रहे, इट विल हुक यू, मतलब एक बार आप बुक पढ़ने लगोगे ना, इट विल हुक यू टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और उस पॉइंट तक आते आते ऐसा भी नहीं है कि आप इमेजिन कर पाओगे या फिर आप सोच लोगे कि कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ मूवीज़ या बुक्स जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है अच्छा ये होने वाला है, अब तो ये ऐसे कर देगा, ये वैसे कर देगा। इसमें वो वाला सीन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था इसमें डीप रिसर्च की गई है इस बुक पे, और बहुत थॉरोली ऑथर ने लिखी है, तो हेड्स ऑफ टू दैट। इस पॉइंट तक आते आते तो मेरे को भी ऐसा लग गया था, मतलब बीच बीच में आपके होता है हार्ट बीट फास्ट होने लग जाती है कि अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब कुछ एक नया ट्विस्ट। इसमें ट्विस्ट काफ़ी हैं, क्योंकि उसका कैसे पता चलता है, ट्विस्ट काफ़ी हैं कि इतना एक होता है ना कि जैसे लेट्स से टेस्टिंग हो रही है और सडनली हमें लग रहा है कि ठीक है अब तो इन्होंने पता कर ही लिया है, अब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद होगा, बट ऐसा नहीं होता। पता चलता है कि फर्स्ट टेस्टिंग में फेल हो गया, कुछ एक नया इशू निकल के सामने आ गया। तो उस तरीके से वो चीज़ बनाई हुई है। तो बेसिकली ये है कि स्टोरी की जो डेप्थ है ना बहुत ही टाइटली निट है, तो कहीं पे भी आपको लूप होल्स या लूज स्टोरी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे कि अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता था, ये वैसे क्यों नहीं हुआ, वैसे वो वाली चीज़ नहीं है इसमें।
सो दैट्स हाउ पार्ट 3 में बेसिकली अगेन आई एम टेलिंग अगेन रेस अगेंस्ट टाइम, वही वाली बात है कि किस तरीके से दोनों इंडिविजुअली साथ में काम करते हैं। और फिर लास्ट में एक पॉइंट आता है, एक मोमेंट आता है जहाँ पे ग्रेस ये डिसाइड करता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी जो सेव करने के लिए बना रहा है वो एरिडिया पे जाके ही बनानी पड़ेगी। बिकॉज जब वो पूरी बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करता है रॉकी से कि उनके इशू क्या आ रहा है उसके प्लेनेट में, तो उसको पता चलता है कि उनके तो बेसिकली क्या है, एरिडिया का जो बेस है या कोर है वो ही अनस्टेबल होता जा रहा है एस्ट्रोफेज की वजह से। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि उनको प्लेनेट पे एक रिएक्टर चाहिए, और वो रिएक्टर उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए कि एक अर्थ वाली टेक्नोलॉजी है ग्रेस के पास, मतलब ऑफ कोर्स व्हाट आई मीन टू से दैट कि जो ह्यूमन ब्रेन है, साइंटिफिक ब्रेन है, ही कैन हेल्प वाया हेल मेरी एंड एवरीथिंग। तो फिर वो लास्ट में ये डिसाइड करता है, ऑफ कोर्स मैं स्पॉइलर देना तो नहीं चाहता था, बट ठीक है, मेरे स्पॉइलर देने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बुक नहीं पढ़ सकते। आई वुड स्टिल रिकमेंड टू रीड दिस बुक। लास्ट में ग्रेस ये डिसाइड करता है कि जो भी उसके सॉल्यूशन उसने निकाला है फॉर आवर सोलर सिस्टम, फॉर अर्थ, वो कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू अर्थ पे भेज देता है। तो उसको शिप वापस भेजने की ज़रूरत नहीं थी, और इस वजह से वो हेल मेरी को लेके और रॉकी को लेके एरिडिया पे चला जाता है। एंड देयर दे डेवलप रिएक्टर, जिसकी वजह से देन दे स्टेबलाइज द होल प्लैनेट। एंड दैट्स हाउ द पार्ट 3 एंड्स। लास्ट में दिखाया गया कि ग्रेस अपने प्लैनेट नहीं, अपने घर के गार्डन में बढ़िया खेल रहा है, और जो एरिडिया के बच्चे हैं उनको ही इज़ टीचिंग देम इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, साइंस पढ़ा रहा है बेसिकली। तो इस तरीके का लास्ट जो सीन है बुक का वो होता है, और इट्स नॉट वेरी ओपन या क्लोज बुक एंडिंग नहीं है इसकी। तो देर आर स्टिल, मैं ये कहूँगा कि ओपनिंग्स दी गई हैं कि स्टोरी कैन बी फर्दर कंटिन्यू, इस तरीके की एंडिंग दी गई है। सो दैट्स द ओवरऑल समरी ऑफ प्रोजेक्ट हेल मेरी। आई होप यू लाइक इट। नाउ कमिंग ऑन टू फाइनल थाट्स कि कैसी ये बुक लगी, क्या था। तो मेरे आई वुड से कि मेरे को तो ज़बरदस्त लगी ये बुक, बहुत ही, मतलब पढ़ने में इतना मज़ा आया। एंड दैट्स वाई आई हैव रेटेड दिस बुक 4 स्टार। वाई नॉट 5, वाई नॉट मोर देन 4? उसके कुछ रीज़न्स हैं, कपल ऑफ रीजन्स जो मैंने पिन पॉइंट कहीं किए थे। पहला रीज़न ये है कि ये कुछ एरियाज़ में, नॉट कंप्लीट बुक, कुछ एरियाज़ में ये बुक बहुत ज़्यादा साइंस हैवी है, और उस वजह से क्या हो रहा है कि ये ऐसा फील होगा, लेट से अगर आप साइकिलिंग करते हैं या फिर आप रनिंग करते हैं, कुछ भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, तो लेट से कि आप एक फ्लैट रोड पे बहुत स्पीड में जा रहे हो और सडनली एक अपहिल आ जाता है। तो जैसे ही अपहिल आता है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, तो इट्स काइंड ऑफ अ स्पीड बम्प। तो बीच बीच में जो साइंस के एक्सप्लेनेशंस आएंगे ना, वो काइंड ऑफ एक स्पीड बम्प बन जाएंगे पूरी स्टोरी के लिए। तो वहाँ पे आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, और वहाँ आपको लगता है कि इट्स टू कॉम्प्लेक्स। हालांकि ऑथर ने बहुत जगह ऐसा है कि एक टफ और हार्ड एक्सप्लेनेशन को भी बहुत ही विटी वे में और ह्यूमरसली है ना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की है, बट सारी जगह वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है साइड कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो साइड कैरेक्टर्स को और डेवलप किया जा सकता था, क्योंकि अगर इस पूरी बुक में अगर हम देखते हैं, बात करते हैं स्टोरी में, तो वी हैव रॉकी एंड वी हैव रायलैंड ग्रेस जो मेन कैरेक्टर्स हैं। वी ऑल्सो हैव एमा स्ट्रेट शायद नाम है, जो एक कैरेक्टर है। और एमा स्ट्रेट कौन है बेसिकली, लेट मी चेक। एमा स्ट्रेट, हाँ, ईवा स्ट्रेट, सॉरी, ईवा स्ट्रेट है जो अर्थ पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हेल मैरी को जो लीड कर रही थी, वो उसका कुछ पोर्शन बताया गया कि किस तरीके से वो स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत स्ट्रांग है, और किस तरीके से इतने बड़े प्रोजेक्ट को सारे ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल के बाद शी इज़ लीडिंग इट। तो मोस्टली सिर्फ ये 3 कैरेक्टर्स हैं, और इसमें भी ईवा स्ट्रेट का इतना मेजर डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ रॉकी का और ग्रेस का ही है। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा लगा कि साइड कैरेक्टर्स का थोड़ा और डेवलपमेंट किया जा सकता था, और उनकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताई जा सकती थी कि किस तरीके से वो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तैयार हुए। सो अपार्ट जस्ट ये 2 रीज़न है, इनकी वजह से आई हैव केप्ट द रेटिंग एट 4। तो मेरी नज़रों में तो भाई ये बुक 4 आउट ऑफ 5 है, एंड इट्स अ मस्ट रीड, इट्स अ पेज टर्नर। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। समरी स्टोरी सुनने के बावजूद भी आप जब खुद इसको पढ़ेंगे ना, और स्पेशली जो साइंस लवर्स हैं, या फिर स्पेस ऑडिसी, या जिनको स्पेस एक्सप्लोरेशन पसंद है और एडवेंचर पसंद है और फास्ट पेस्ड एक नावल चाहिए, उसके लिए इट टेक्स एवरी कॉर्नर ऑफ दैट। तो दैट्स हाउ द होल समरी
ऑफ प्रोजेक्ट हेल मैरीज। आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ अच्छा ना लगा हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। कैसे मैं अपनी समरीज़ या रिव्यूज़ और फर्दर एनहेंस कर सकता हूँ या फिर और फर्दर बेटर बना सकता हूँ आपके लिए, डेफिनेटली आप कमेंट में बताएं। यहाँ तक टिकने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऑलमोस्ट आई थिंक 25 मिनट्स तो हो ही गए होंगे, 25-30 मिनट का तो ये रिव्यू हो ही जाएगा। सो दैट्स ऑल। अगर बहुत अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था लाइक सब्सक्राइब वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इच्छा है, जो जैसा लगे ठीक है करो। रिव्यू समरी पूरा वीडियो देखो, उसके बाद अपनी मनपसंद बुक उठाओ और बुक पढ़ो, बिकॉज रीडिंग इज़ हीलिंग। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू वेरी मच, पीस।